नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। आज जिस साहित्यकार से हम बातचीत करने जा रहे हैं, उन्होंने बरेली का नाम देश और विदेश के मंचों पर रोशन किया है। उन्हें हिंदी और उर्दू में महारत हासिल है। वे कवित्री भी हैं, वे शायरा भी हैं। मैं बात कर रहा हूं सिया सचदेव जी की, जो आज शब्द संवाद में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। सिया जी के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि संजीदगी और सादगी देखनी हो तो सिया जी के व्यक्तित्व को देखें, और गंभीरता, पीड़ा और तड़प देखनी हो तो उनकी गजलों को सुने। आइए बातचीत करते हैं सिया सचदेव जी से। सिया जी, आपका शब्द संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार लवलेश जी, बहुत खुशी हुई आपने जी जी मेरा नाम चुना इस शब्द संवाद के लिए, मेरा इंटरव्यू के लिए। तो सिया जी, किस्मती है। धन्यवाद। अब हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको साहित्य के प्रति लगाव कैसे हुआ? लवलेश जी, मेरा साहित्य के प्रति लगाव किस तरीके से हुआ मुझे खुद समझ में नहीं आया। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं जब बहुत छोटी थी तो 7 साल की उम्र में मेरी माँ की डेथ हो गई थी। तो उस समय क्या होता था कि मैं अपनी बात किसी से ना कहकर अपनी स्कूल की कॉपी में लिख देती थी। मुझे लगता था मैं किससे कहूँ, जो मुझे तकलीफ, जो मुझे दर्द, जो महसूस करती थी, जो कमी, तो वो जो मेरी लिखने की आदत थी वो कब जाकर मैं कविताओं के रूप में आ गई, मुझे खुद ही नहीं पता। वो जो बचपन से जो मेरा लेखन की प्रति जो रुझान था, जो मैं अपना दर्द अपनी किताब कॉपी में कह देती थी, वही मेरे आगे चल के जो आज आपके सामने एक शायरा कवित्री के रूप में स्थापित है। जी, मतलब कहना चाहिए कि जो पीड़ा आपकी गजलों में दिखाई देती है, उसका बीज बचपन से ही रोप दिया गया और वो आज गजल के रूप में हमारे सामने आता है। अच्छा सिया जी, गजल तो आप लिखती हैं और हम सब जानते हैं, और आप गजल की प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं। अच्छा, गजल के अतिरिक्त भी क्या कोई और कविता की विधा में आप लिखती हैं? जी, मैं रवीश जी, मैं गजल के अलावा गीत, नज्म और आपका ये दोहे, वाह वाह वाह, मैंने क्या कहते हैं लघु कथाएं, जी आर्टिकल वगैरह जी काफी लिखे हैं। अरे वाह, मतलब कह सकते हैं कि आप लगभग सभी विधाओं में, साहित्य की सभी विधाओं में थोड़ा बहुत मैंने सभी विधाओं पे काम किया है। बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन आपकी जो पहचान है वो गजलों से जाना है जी। एक और प्रश्न है मेरा कि आपकी गजलों का मुख्य स्वर क्या है? देखिए, मेरा गजलों का जो मुख्य स्वर है वो जीवन है। जीवन के सभी रंग, जिसमें आपकी करुणा, वेदना, दुख, सुख, आस्था, है ना, सामाजिक विषय, सभी रंग उसमें शामिल हैं। जी। मुख्यतः तो आप परंपरागत गजल लिखती हैं। सिया जी, आजकल एक शब्द बहुत चल रहा है, समकालीन गजल जी। और कहीं ना कहीं समकालीन गजल और परंपरागत गजल वालों के बीच में कुछ ना कुछ एक मतभेद से रहते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मूलभूत अंतर है समकालीन गजल और परंपरागत गजल में? कि पहले जो पारंपरिक गजल होती थी ना, वो उनका जो होता था वो ज्यादातर महबूब पर, रुखसार पर, जुल्फों पर, साकी और मैं, उनका यही एक वो होता था। और एक जो पुरानी वो चली आ रही थी रिवायत, उसी पर वो थी। और जो अभी जो समकालीन गजलें हैं उसका विषय बहुत बदला है। वो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, हाँ, और आपका क्या कहते हैं, आजकल का जो महंगाई है विषय है, जो मतलब हर विषय पर आज की जो समकालीन गजल हर मुद्दे को लिया है। हाँ जी, जनजीवन से जुड़ी हुई हर परेशानी को, हर मुद्दे को उन्होंने कहा है, जिसमें मतलब मुख्य जो है दुष्यंत कुमार जी हैं, अदम गोंडवी साहब, भारतेंदु जी और सूर्यकांत निराला जी, इन लोगों ने समकालीन गजल में काफी इनका योगदान है। और सही मानों में तो दुष्यंत जी से तो ये बयार ऐसी चली है जो आज तक गजल के रूप को परिवर्तित कर दिया। जी। अच्छा, एक चीज और है, आजकल कविता या गजल बहुत लोग लिखना चाहते हैं, लिख भी रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि गजल लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मूल रूप से जो गजल है उसका सबसे पहले जो होता है वो होती है बहर, मीटर। जी बिल्कुल, जो एक मात्राओं पे आधारित होती है मीटर। जी। और
जो नए लिखने वाले हैं वो सोचते हैं कि नहीं भाव होना चाहिए, तो अगर भाव भी है तो वो आप लेख भी लिख सकते हैं, कविता भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर गजल लिखना है तो उसको आपको प्रॉपर सीखना होता है, उसका मीटर, उसका, तो ये बहुत जरूरी है। भाव बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशन, मगर जो शिल्प होता है ना वो नहीं बदला जा सकता, वो वही रहता है। कि मेरा एक शेर है कि सब पे पाबंदी उसूलों की सिया लाजिम है, शेर और सुख्न को जागीर नहीं कर सकते। हाँ, क्या बात है, शेर और सुख्न को जागीर नहीं कर सकते। बिल्कुल तो सही कहा आपको जो भी अगर गजल कहनी है तो उसको सीखना चाहिए। और मैं जो नए लिखने वाले हैं ना उनको ये लगता है कि कुछ भी लिख दें तो मेरे को लगता है कि नए लिखने वालों को पहले पढ़ना चाहिए, लोगों को पढ़ना, बड़े लोगों को पढ़ें, और आप भीड़ का हिस्सा ना बने। आप अपना एक ऐसा है कि भीड़ से अलग दिखाई दे, ऐसा कहें कि आप भीड़ से अलग दिख रहे हैं, आप आपकी अलग पहचान है। जी बिल्कुल। और ऐसे तो बहुत सो रहे कुछ भी लिख रहे हैं लोग, है ना। तो बस नए लोगों से यही है कि पहले आप उसको सीखें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि सिया जी केवल मंच पर ही अपना गजल नहीं पढ़ती हैं, बल्कि उनकी 8 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना सिया जी? जी। अच्छा सिया जी, एक बात बताइए, आपने तो देश विदेश के मंचों पर काफी समय से शिरकत की है और बदलते हुए दौर को भी देखा है। तो वर्तमान जो परिवेश है मंचीय कविता का या मंचीय शायरी का कह लीजिए, उसके विषय में आपके क्या विचार हैं? अभी लवलेश जी, अब जो आजकल का जो दौर है ना वो पूरी तरीके से व्यावसायिक हो गया, और जहाँ पर ये बाजारीकरण आता है ना वहाँ पर स्तर, फिर चीजें स्तरहीन हो जाती हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि कविता, ये जो मंच हो रहे हैं उसमें आयोजक जो हैं, जो कवि भी हैं वो आयोजक बन गए हैं, और आयोजकों में ये होड़ बढ़ गई कि तू मुझे बुला मैं तुझे बुलाऊं। अब बताइए, अगर एक टीम बन जाएगी 8-10 लोगों की, तो वहां पर कविता क्या रह जाएगी। लोग नया सुनना चाहते हैं, लोग चाहते हैं आप अच्छा लिखने वालों को सामने लाएं, बट वो चीजें रही नहीं गई हैं। अच्छी कविताओं को सामने लाएं, वो चीजें, वो जज्बा नहीं रह गया है। अब सिर्फ ये है व्यवसाय। तो इससे क्या हो रहा है कि कविता शायरी जो है बहुत स्तरहीन होती जा रही है, क्योंकि अच्छी चीजें लोगों के सामने आ ही नहीं पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अच्छा नहीं कह रहे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मगर वो लोग क्या कहते हैं ना, जैसे बहुत हिडन टैलेंट है हमारे यहाँ, वो छुपा हुआ है। तो तकलीफ भी होती है इन सब चीजों से कि अच्छा कहने वाले लोगों को आजकल मतलब शायरी और कविता की वो नहीं है वैल्यू, बस ये है कि आप कितने लोगों को बुला सकते हो, आप कितना बड़े आयोजक हो, आप कितने प्रोग्राम्स करा सकते हो, उसी से ये सब चीजें चल रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि साहित्य में, कविता में या मंचीय कविता में विशेष रूप से इस बाजारवाद के कारण से अच्छी और सच्ची कविता दूर होती जा रही है। बिल्कुल सही बात कही है सिया जी ने। एक ये मेरे मन की जिज्ञासा है कि गजल या कविता के लिए आमतौर पर ये माना जाता है कि मोहब्बत करना बहुत जरूरी चीज है, तो क्या बिना मोहब्बत के शायरी या कविता नहीं हो सकती? देखिए मैं जो प्रेम है वो तो हर रिश्ते में, हर तरीके से, आपको समाज से प्रेम है तो आप देश प्रेम की कविताएं कहोगे, आपको समाज से प्रेम है तो आप सामाजिक विषयों पे कविता कहोगे, आपको महबूब से प्रेम है तो आप श्रृंगार में कहोगे, है ना। और अगर आपको ईश्वर से प्रेम है तो आप भक्ति रस में कहोगे। तो प्रेम तो जो किसी भी आवश्यक तत्व है। बिल्कुल सही बात है, आवश्यक तत्व है। अच्छा, एक और बात है जो कि अक्सर लोग कहते हैं, हम लोग पत्रिकाओं में भी पढ़ते रहते हैं या कभी सोशल मीडिया पर बातचीत होती है तब भी लोग कहते हैं कि कथ्य और शिल्प में जो है, कथ्य आपका इम्पोर्टेंट है और कथ्य होना चाहिए, शिल्प अगर बिगड़ता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भाव या कथ्य जो है वो महत्वपूर्ण है। आपका इस बारे में क्या विचार है? मैं लवलेश जी, मैं कहती हूँ कि कथ्य बहुत जरूरी है कि जब तक किसी चीज का कथ्य नहीं होगा अच्छा तो वो असर ही नहीं करेगा। मगर अगर आपको गजल कहनी है तो या दोहे कहने हैं तो उसके लिए शिल्प का आना बहुत जरूरी है। और वैसे अगर आप कहते हो तो आजाद भी लिखते हैं लोग, आजाद नज्म या उस तरीके से छंद मुक्त लिखते हैं, फ्री वर्स जैसा लिखते हैं, तो उस तरीके का आप लिख सकते हैं। मगर अगर अब आप ये चाहते हैं कि गजल लिखें या दोहा लिखें तो वो बिना शिल्प के नहीं लिखा जा सकता। मतलब गजल या दोहे के लिए आपको वो पूरा मीटर सीखना जरूरी है। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। आमतौर पर जो एक गलत धारणा बनी हुई है कि कथ्य अच्छा होना चाहिए, शिल्प गौड़ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गजल या दोहा लिख रहे हैं तो जैसा कि सिया जी ने बताया कि आपको शिल्प भी सीखना अनिवार्य है। एक और प्रश्न यहाँ पर सिया जी मैं पूछना चाह रहा था, जो कि सामान्यतः मैं सभी से पूछता हूँ कि अनुभूति और अनुभव में क्या अंतर पाती हैं आप?
देखिए, अनुभूति जो हमारा दुख, दर्द, जो हमारा कष्ट, जो पीड़ा है, उस एहसास का नाम है अनुभूति। वाह वाह, क्या बात है ना? और अनुभव जो हम अपने जिंदगी के तजुर्बों से सीखते हैं, क्या वो अनुभव है। बिल्कुल, हमारा दुख, हमारी पीड़ा, हमारा एहसास जो है वो अनुभूति है, और जीवन जो हमें सिखा रहा है वो हमारा अनुभव है। बहुत सुंदर उत्तर सिया जी ने दिया है। सिया जी, आप अपनी गजलों में वर्तमान संदर्भों में देखें तो आप बीती को महत्व देती हैं या जग बीती को? लवलेश जी, जो हम जिंदगी में जो भी महसूस करते हैं जी, जो हमारे साथ बीती है वो नहीं, जो हम दुनिया में भी देखते हैं, हम किसी के दूसरे का दुख देखते हैं, दूसरे की पीड़ा देखते हैं, आप बीती से लेकर जग बीती के सफर को जी, जो हम अपने शब्दों में ढालते हैं, वही शायरी है। क्या बात है, आप बीती से लेकर जग बीती तक की यात्रा ही शायरी है। बहुत महत्वपूर्ण। आपकी जो उत्तर हैं वो सूक्तियों की तरह प्रयोग किए जा सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी जी। एक प्रश्न ये है मेरा कि आपकी तो 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और मेरे ख्याल से एक पुस्तक तो आपकी पाकिस्तान से भी प्रकाशित हुई है। तो हमारे दर्शकों को आप अपनी पुस्तकों के बारे में कुछ बताइए। पहली पुस्तक आई थी उफ़ जिंदगी जी, वो मेरा शुरुआती दौर था, और जब मैं सीख रही थी एक कविता और गजल में फर्क क्या होता है वो सीख रही थी। और उसके बाद जो मेरी दूसरी पुस्तक आई वो थी फिक्र की धूप में जी। तीसरी पुस्तक मेरी तसव्वुर टूट जाता है, और चौथी पुस्तक मेरी आई अभी ख्वाब बाकी है जी। और उसके बाद जो मेरी 5वीं पुस्तक थी वो थी तन्हाइयों का रक्स। अच्छा। उसके बाद मेरी छठी बुक आई और वक्त थम गया जी जी। तन्हाइयों का रक्स मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान से प्रकाशित नहीं नहीं वो मैं एक उस पुस्तक का नाम भी नहीं भूल गई। जिंदगी मुझसे और क्या लेगी, वो मेरी चौथी बुक थी। अच्छा अच्छा। चौथी बुक होती है जिंदगी मुझसे और क्या लेगी, तन्हाइयों का रक्स उसके बाद आई है। अच्छा। ये पाकिस्तान रावलपिंडी से प्रकाशित हुई थी। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन लोगों ने मेरी हिंदी में लेकर उसको खुद उर्दू में ट्रांसलेट करके वहाँ पे छपाया, और पाकिस्तान में लोग तक मेरी शायरी पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए बड़ी बात है। और उसके बाद मेरी अभी एक जो मेरी आई है किताब वो है इश्क की आखिरी सदी। वाह वाह, क्या बात है, इश्क की आखिरी सदी। जिंदगी मुझसे और क्या लेगी कि मेरे एक शेर से उसका उन्वान मिला था कि पास था जो भी दे दिया तुझको, जिंदगी मुझसे और क्या लेगी। क्या बात है, क्या बात है, जिंदगी मुझसे और क्या लेगी। सिया जी, गजल के विद्यार्थियों के लिए आप क्या सीख देना चाहेंगी कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नए जो लिखने वाले हैं उनसे ये चाहती हूँ कि आप अपने अच्छे जो स्टैब्लिश लोग हैं उनको पढ़ें उनको पढ़ना बहुत जरूरी है जी, आप शायरी भी पढ़े और नस्र में भी पढ़े, उससे आपकी जो क्या कहते हैं शब्दों में बहुत इजाफा होता है, आपको शब्दावली बहुत इम्प्रूव होती है। उनको भी पढ़ें और उसके बाद मेहनत करें, पूरा मीटर बहर में पूरा सीखें। उसके बाद शायरी अगर करना चाहते हैं तो उसको सीखना होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही बात है। आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग क्या करते हैं कि ना पुराने लोगों के ख्याल उसी को करके नए शब्दों में पिरोके, तो वो चीज ना करें, क्योंकि जो देखिए जो पुराने जो लोग लिख चुके हैं ना वो तो एक सनद है, उसको आप कॉपी करके उसमें कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने काबिल लोग हैं वो जानते हैं कि ये किसका शेर है और किसका वो चरबा समझ जाते हैं ना, चरबा किया हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी अपना ख्याल लाएं, नया सोचें, नया आप नई पीढ़ी नई, आप लोग की सोच अलग है हम पुराने लोगों से, तो उसको बहुत अच्छा भी कह रहे हैं नए बच्चे, कई बार तो चौंकाते हैं। हमारे शहर के ही कुछ बच्चे बहुत अच्छा कह रहे हैं, तो नई पीढ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा कह रही है, बहुत अच्छा भी कह रही है, मगर मैं यही चाहती हूँ कि कहें तो आप अपने नए ख्याल करें और पुरानी चीजों को से सीखें। मगर मैं एक बहुत बड़े एक शायर थे, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जितनी लोगों की शायरी पढ़ता हूँ मेरे पे उतने दरवाजे बंद हो जाते हैं, मुझे लगता है कि अब ये ख्याल तो कहा जा चुका है, ये ख्याल तो कहा जा चुका, मगर जब आप पढ़ोगे ही नहीं और आप हो सकता है कि आपने वो ना पढ़ा और आपने वो कहा, मगर वो चीजें कही जा चुकी है, तो उसको कहने का कोई फायदा नहीं है। आपको नई बात कहनी है, नई बात कहनी है। तो आप जब ज्यादा लोगों को पढ़ोगे तो आपको ये चीज मालूम होगी कि ये बात तो कही जा चुकी है और ये चीज बहुत मकबूल है, इस फलाने शायर का है, और इसको हम ना कहें, हम अपनी कुछ और बात कहें। बिल्कुल, आपने कहा कि हम इस विषय में पहले बात कर चुके, लेकिन ये बात जो निकल करके आई ना ये बड़ी महत्वपूर्ण थी, और सच तो ये है कि मैं यही आपसे कहलवाना चाह रहा था कि पुराने शायरों की या जो अल्प ज्ञात शायर हैं उनकी कॉपी करके या उनके शब्दों में बदल करके या रदीफ काफियों का प्रयोग करके उनकी जो है मतलब नहीं कहना चाहिए, हमें अपने नए थॉट्स लेके उसमें आने चाहिए।
एक बात मेरे मन में है, और अभी आपने भी कहा कि गजल कही जाती है, लिखी नहीं जाती। इस बारे में कुछ समझाइए, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन है। आपने लिखी भी है गजलें, 8 पुस्तकें आपकी हैं, और फिर गजल कही जाती है। गजल के लिए कहते हैं ये गजल कही जाती है। एक्चुअली लवनेश जी, मेरा सोचना है कि जो चीज याद करके कहा जाता है वो लिखी जाती है। अच्छा। और जो चीज ये आमद होती है, गजल को मैं मानती हूँ कि ये ऊपर से उतरती है। जो लोग ईश्वर ने ना कुछ खास लोगों को चुना है इसके लिए, और जो चीज ऊपर से उतरती है वो कही जाती है। जी, सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। जो ईश्वरीय है वो कहा जाता है, और जो याद किया जाता है उसे लिखा जाता है। ये मूल अंतर है गजल कही जाने और गजल लिखी जाने में। बहुत ही बढ़िया और बड़ा सुंदर आपने उत्तर दिया है। और अब चूंकि मन तो है कि आपसे ढेर सारी बातें करें गजल पर, कविता पर, लेकिन हमारे चैनल की भी समय सीमा है और हमारी भी समय सीमा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चलते चलते आप कोई गजल हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल, जरूर। मैं एक गजल के कुछ अशार आपके सामने रखती हूँ कि बहुत दुख दे गए अनजान रिश्ते, बहुत दुख दे गए अनजान रिश्ते, मुसीबत बन गए नादान रिश्ते। क्या बात है, चलो कुछ दिन बिछड़ कर देखते हैं, चलो कुछ दिन बिछड़ कर देखते हैं, हमारे हो गए बेजान रिश्ते। वाह 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 वाह, क्या बात है। हमारे हो गए बेजान रिश्ते, और हवस दुनिया की हावी हो गई जब, जी हवस दुनिया की हावी हो गई जब, किसी ने कर दिए कुर्बान रिश्ते। क्या बात है, किसी ने कर दिए कुर्बान रिश्ते। बहुत खूब। और बहुत बेदर्द है मतलब परस्ती, बहुत बेदर्द है मतलब परस्ती, निभाए कब तलक इंसान रिश्ते। क्या बात है, बिल्कुल वर्तमान संदर्भों में है। निभाए कब तलक इंसान रिश्ते। बहुत खूब। और हिला देते हैं बुनियादें घरों की, जी हिला देते हैं बुनियादें घरों की, उठाते हैं अगर तूफान रिश्ते। क्या कहने, क्या कहने। उठाते हैं अगर तूफान रिश्ते। सिया दिल मारना पड़ता है अपना, सिया दिल मारना पड़ता है अपना, निभाना है कहाँ आसान रिश्ते। क्या बात है, निभाना है कहाँ आसान रिश्ते। क्या बात है। सिया दिल मारना पड़ता है अपना, निभाना है कहाँ आसान रिश्ते। इतनी खूबसूरत गजल हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए, हमारे चैनल शब्द संवाद को समय देने के लिए, और गजल पर और कविता पर इतनी गंभीर और महत्वपूर्ण बातें करने के लिए सिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, ये थी सिया सचदेव, आज शब्द संवाद पर हमसे बातचीत कर रही थी, और आपने इनकी गज़ल सुनी, गज़ल पर आपने महत्वपूर्ण वार्तालाप सुने, और सच में आपके जो उत्तर थे वो ऐसे हैं जिनको सूक्तियों की तरह प्रयोग किया जा सकता है, और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। खासकर आजकल के जो युवा पीढ़ी है जो गज़ल लिखने में या कविता लिखने में आ रही है, उसके लिए सिया जी की बातें ये बहुत एक टॉनिक की तरह काम करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, आप मुझे अपनी प्रतिक्रियाएं मेरे चैनल पर ज़रूर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये चैनल आपको कैसा लगा, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके संबंध में अपने विचार हम तक फ़ोन नंबर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा भी दिए जा सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।